एक छोटे से आरामदायक होम में मुजीतो नाम का एक लड़का और युमे नाम की एक लड़की रहती थी। मुजीतो और युमे अच्छे फ्रेंड्स थे और साथ में काफी समय बिताते थे। एक धूप भरी आफ्टरनून युमे मुजीतो के पास गई और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। मुजीतो ने शरारत से स्माइल करते हुए जवाब दिया कि वो भी उसके पास ही है। युमे की प्लान जानने के लिए उत्सुक मुजीतो ने भी वही सवाल किया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है। युमे के जवाब देने से पहले ही उनकी मदर कमरे में आ गईं और उनकी बातचीत पर ध्यान दिया। उसने अनुमान लगाया कि वे दोनों जाने ही वाले हैं और अपनी हैप्पीनेस जाहिर करने वाले हैं। उनकी मां ने बताया कि एक छोटी बर्ड ने उन्हें बताया था कि युमे को पढ़ना बहुत पसंद है और वो अक्सर करासुबी स्ट्रीट की बुक स्टोर या लाइब्रेरी जाती है। इसलिए उसने ये निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों उन्हीं जगहों में से किसी एक जगह जा रही होंगी। युमे शर्मा गई और अपनी मां से आग्रह किया कि वो कुछ भी अजम्पशन लगाना बंद कर दे और स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। हालांकि उनकी मां का एक्साइटमेंट संक्रामक था और उन्होंने अपना ध्यान मुजीतो की ओर लगाया। युमे की देखभाल के लिए उस पर भरोसा करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें उस पर ट्रस्ट है। मुजीतो ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और उसे भरोसा दिलाया कि वो अपने फ्रेंड का पूरा ध्यान रखेगा। फिर उनकी मां ने उन्हें मिलजुल कर रहने और साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। युमे ने खुशी खुशी अपनी मां को गुड बाय कहा और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। मुस्कुराते हुए उनकी मां घर से चली गईं और मुजीतो और युमे अपने एडवेंचर पर निकल पड़े। जैसे ही उनकी मां चली गईं, युमे की आवाज बदल गई और उसने मुजीतो से पूछा कि वो उनकी मां की परसेप्शन से क्यों सहमत था। मुजीतो ने आह भरी और बताया कि वो सहमत होने के लिए मजबूर था क्योंकि उनकी मां ने उसे कोई और ऑप्शन नहीं दिया था। युमे की हताशा साफ जाहिर थी जब उसने सवाल किया कि उसे उसके जैसे किसी के साथ क्यों जाना पड़ा। झुंझलाहट से भरकर मुजीतो ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पलटवार किया। उसने युमे से कहा कि वो भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता और अपनी फ्रीडम की चाहत पर जोर दिया। युमे का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उसने मुजीतो की इनएक्शन पर अपनी पुरानी नाराजगी जाहिर करते हुए पलटवार किया। एक पल के लिए उसने उसे स्टूपिड गीक तक कह दिया। मुजीतो की आंखों में आक्रोश झलक आया और वो खुद को और रोक नहीं पाया। उसने युमे से बदला लेते हुए कहा कि उसे हमेशा से ही उसकी सेल्फिश नेचर से नफरत रही है। उसके शब्दों में थोड़ी सी तीखापन भी था। उसने उसे एक फुलिश वुमन कहा। उनके कठोर शब्द उस हताशा और तनाव को दर्शाते थे जो समय के साथ बढ़ता गया था। शाम को घर का माहौल गर्मजोशी और संतोष से भर गया जब मुजीतो, युमे और उनके पेरेंट्स खाने की मेज पर इकट्ठे हुए। पूरे फैमिली ने मिलकर स्वादिष्ट डिनर का आनंद लिया, हर निवाले का स्वाद लिया और हंसी मजाक में बातें की। मुजीतो और युमे ने अपने पेरेंट्स के प्रति इस शानदार भोजन के लिए आभार व्यक्त किया और शाम को स्पेशल बनाने के उनके प्रयासों की सराहना की। भोजन समाप्त होने के बाद मुजीतो और युमे ने मेज साफ करने की पहल की और अपने बर्तन बेसिन तक ले गए। वे साथ साथ खड़े थे, साथ मिलकर क्लीनिंग के लिए तैयार। उनके पिता ने उनका सहयोग देखा और स्माइल किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने उनको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते देखकर अपनी खुशी व्यक्त की। उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिनके कारण वे एक दूसरे के करीब आए, उनके पिता ने माना कि उनकी उम्र में विपरीत लिंग के स्टेप सिबलिंग्स होने से पहले कुछ चिंताएं जरूर हुई होंगी। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि आजकल ऐसी बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं जितनी पहले लगती थीं। उन्होंने अपना सिर खुजलाया, ये महसूस करते हुए कि उन्होंने बेवजह चिंता की थी। उनकी मां ने भी इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड में फैमिलीज हर साइज और टाइप के होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ इसलिए कि मुजीतो और युमे स्टेप सिबलिंग्स थे, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए या एक परिवार के तौर पर उनके बीच कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि लव, समझ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट किसी भी हार्मोनियस रिलेशनशिप की नींव होती है। युमे ने धीरे से मुजीतो के शोल्डर पर थपथपाया और पूछा कि क्या वो उसकी बात समझ गया। मुजीतो ने उलझन भरे भाव से रिप्लाई दिया और उससे क्लैरिफिकेशन मांगी। युमे ने जोर दिया कि उन्हें किसी भी बात से परेशान नहीं होना चाहिए और ये सजेशन दिया कि उन्हें अपनी पिछली बहस को भूल जाना चाहिए। मुजीतो ने सहमति में सिर हिलाया, पीसफुल एनवायरनमेंट बनाए रखने के महत्व को समझते हुए। थोड़ी गंभीरता के साथ मुजीतो ने युमे को आश्वस्त किया कि वो बेहतर जानता है कि उनके बीच में भेदभाव को प्राइवेट रखने की कितनी ज़रूरत है। उसने उसे प्रॉमिस किया कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ है वो उसे अपने तक ही सीमित रखेगा और इस बात पर जोर दिया कि वो इसे अपनी ग्रेव तक ले जाएगा। युमे का चेहरा खिल उठा।
मुजीतो की मैच्योरिटी और उनके रिश्ते के प्रति उसके कमिटमेंट की सराहना करते हुए। उसने जवाब में कहा, बहुत बढ़िया। हालांकि मुजीतो एक फनी रिमार्क करने से खुद को नहीं रोक पाया। उसने युमे की तरफ देखा और उसके अचानक अधिकार जताने पर मजाक करते हुए कमेंट किया। उसने सवाल किया कि क्या वो इतनी बॉसी हो गई है जो उसका मजाक उड़ा रही है। युमे ने प्लेफुल अंदाज में आंखें घुमाई और मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वो बदल गई है तो इसमें उसी की गलती है। उसकी बातों में मिस्टीफ की झलक थी, जिससे साफ था कि वो बस उसे टीज कर रही थी। मुजीतो ने कुतूहल से अपनी भौहें उठाईं और उसकी बात पर क्यूरियोसिटी जाहिर की। वो सोच में पड़ गया कि आखिर वो ऐसा क्या किया उसने जो उसमें इतना बड़ा बदलाव लाया। युमे ने एक प्लेफुल स्माइल के साथ सार्कास्टिक लहजे में जवाब दिया और पूछा कि क्या उसे उसकी नई बोल्डनेस से कोई परेशानी है। मुजीतो बुक स्टोर की साइलेंस में डूबा हुआ एक मनमोहक किताब के पन्नों में खोया हुआ था। जैसे ही वो खुद को इमेजिनरी दुनिया में डुबो रहा था, युमे के अचानक आगमन ने उसकी कॉन्सेंट्रेशन भंग कर दी। उसकी फ्रस्ट्रेशन को भांपते हुए मुजीतो ने चिंतित होकर ऊपर देखा और पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। युमे, क्लियरली इरिटेटेड, अपनी बढ़ती ही नाराजगी व्यक्त कर रही थी। उसने मुजीतो द्वारा उसे उसके दिए गए नाम से पुकारे जाने पर अपनी फीलिंग्स व्यक्त की, मानो उनके नए पारिवारिक बंधन के लिए इसका कोई महत्व ही ना हो। मुजीतो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ और उसने कहा कि वो भी उसे उसके दिए गए नाम से ही बुलाती है। हालांकि युमे ने पलटकर कहा कि उसके लिए ये बात अलग है। उसे लगता है कि अपना दिया गया नाम उसे लगातार पास्ट की याद दिलाता रहता है और वो चाहती है कि ऐसा कुछ हो जो उनके प्रेजेंट रिलेशनशिप को और बेहतर ढंग से दर्शाए। उसके सजेशन से उत्सुक मुजीतो ने आगे पूछताछ की और युमे से पूछा कि वो उसे क्या नाम देने का प्रपोजल रखती है। युमे के चेहरे पर एक मिस्चीवियस स्माइल आ गई और उसने पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। ये बात उसे साफ दिख रही थी। उसने उससे कहा कि उसे ओनी-चान कहकर बुलाना चाहिए। शॉक्ड मुजीतो ने सवालिया लहजे में कहा हाँ, और क्लैरिफिकेशन मांगी। उसने कहा कि अब वे भाई बहन हैं, इसलिए बड़ी बहन कहना बिल्कुल ठीक है। मुजीतो ने उसे वहीं रुकने को कहा। उसने कहा कि यहाँ बड़ा भाई है। मुजीतो ने थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ते हुए 3 नवंबर को अपने एक ही बर्थडे को याद किया। उसने बताया कि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था, यानी उनकी उम्र एक ही है। उसने युमे से पूछा कि क्या वो सही कह रही है। युमे ने एक ही जन्मतिथि को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि इसमें और भी बातें शामिल हैं। उसने जन्म के टाइमिंग के महत्व पर जोर दिया। अब क्यूरियस मुजीतो ने जन्म के समय के महत्व पर सवाल किया। युमे ने बताया कि उसने इस मामले को सेटल करने के लिए बाहरी राय लेने के लिए मुजीतो के पिता मिनेकी-सान से सलाह ली थी। मिनेकी-सान के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन के अनुसार युमे का जन्म सुबह 11:04 पर हुआ था, जबकि मुजीतो का जन्म सुबह 11:34 पर हुआ था। युमे ने बताया कि उसका जन्म मुजीतो से 30 मिनट पहले हुआ था, जिससे यह साबित हुआ कि वो बड़ी बहन है। उसने मुजीतो से पूछा कि क्या वो इसकी बात समझ रहा है। मुजीतो ने एक अन्य पहलू ढूंढते हुए जापान के उस एंशिएंट बिलीफ का जिक्र किया, जिसके अनुसार पहले जन्म में ट्विंस को छोटा माना जाता है। युमे ने तुरंत उसकी ओर पीठ कर ली और उसके कंपैरिजन को रिजेक्ट करते हुए कहा कि वे ट्विंस नहीं हैं। युमे मुजीतो की कन्फ्यूजन पर हंसी और अपनी बात डिटेल में बताई। उसने समझाया कि चूंकि अब वे भाई बहन जैसे हो गए हैं, इसलिए उसे अपनी बड़ी बहन कहना ही सही होगा। युमे का मानना था कि ओनी-चान नाम उनके बीच के बॉन्ड और उसके जीवन में उसके प्रोटेक्टिव रोल को दर्शाता है। मुजीतो अभी भी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा था, हंसा और अपना सिर हिलाया। उसने युमे से कहा कि वो अपना सिर वहीं रखे और बताया कि वो असल में बड़ा भाई है। उसने तर्क दिया कि ओनी-चान का टाइटल उसका होना चाहिए। दोनों में बारी बारी से इस पर डिस्कशन की और अपना बड़ा भाई होने का अपना अपना स्थान एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उनके संवाद ने उनके डिटर्मिनेशन को दर्शाया। युमे अपने जन्म के समय के प्रमाणों के साथ बड़ी बहन होने की स्थिति साबित करने की कोशिश कर रही थी। क्यूरियस और ओपन माइंडेड मुजीतो ने इतिहास में हिस्टोरिकल बिलीफ्स की तुलना करके उसके चैलेंज को चैलेंज करने की कोशिश की। मुजीतो और युमे के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई, जिसमें दोनों ने बड़ी बहन होने की इंसिस्ट की। उनके इस तर्क से निराश होकर मुजीतो ने सजेशन दिया कि वे सोसाइटी की परसेप्शन के अनुसार चले और इस परसेप्शन को एक्सेप्ट करे कि जो बड़ा है वही सबसे बड़ा है। हालांकि युमे आसानी से रेडी नहीं हुई। उसने मुजीतो के उसे ट्रिक करने की कोशिश को भांप लिया और उसके इंटेंशंस पर सवाल किए। पीछे हटने को तैयार ना होते हुए मुजीतो ने युमे के डाउट्स को डिसमिस किया और खुद को बड़ा भाई डिक्लेयर कर दिया, ये मानते हुए कि इससे मामला सॉल्व हो जाएगा। युमे की छोटी बहन होने के थॉट से युमे को एंगर और बेचैनी का मिलाजुला एहसास हुआ और उसने विरोध में अपनी आवाज उठाई। उसने जोर देकर कहा कि वो बड़ी बहन बनना पसंद करेगी और उसे उसकी छोटी बहन होने का थॉट डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे जैसे उनकी आवाजें लाउड होती गईं, उनके बीच टेंशन बढ़ता गया। वे एक दूसरे को ग्लेयर कर रहे थे। उनका गुस्सा उनके बीच की स्पेस को भर रहा था। ये समझते हुए कि उनकी बहस का कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुजीतो ने इस हीटेड डिबेट को बीच में ही रोक दिया। उसने सजेशन दिया कि वे अपने डिफरेंसेस को ज्यादा क्रिएटिव और फन तरीके से एक गेम के जरिए सॉल्व करें। युमे ने रिलक्टेंटली मुजीतो के सजेशन से अग्री करते हुए माना कि गेम के जरिए अपने विवाद को सेटल करना सही होगा।
कुछ देर सोचने के बाद उसने एक सल्यूशन सजेस्ट किया। चूंकि उन्होंने अपने पिछले रिश्ते को हाइड करने की ज़रूरत को एक्सेप्ट कर लिया था और स्टेप सिबलिंग्स के मानदंडों का पालन किया था, इसलिए उन्हें किसी भी नॉर्मल स्टेप सिबलिंग्स की तरह बिहेव करना चाहिए। ये डिसीजन लेने के बाद यूमे और मुजीटो ने एक नई डायरेक्शन अपनाई, जो कुछ रूल्स पर आधारित थी, जो स्टेप सिबलिंग्स के रूप में उनकी रोल्स तय करेंगे। यूमे ने सजेस्ट किया कि स्टेप सिबलिंग्स के रूप में उनका बिहेवियर सोशल एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप होना चाहिए और किसी भी मिस्टेक के परिणाम स्वरूप गिल्टी को छोटा भाई माना जाएगा। जो भी स्टेप सिबलिंग्स के लिए अननेचुरल माने जाने वाला बिहेवियर को सबसे पहले करेगा, वो कंपटीशन हार जाएगा। यूमे ने बताया कि इस रूल से पैदा हुई कंपेटिटिवनेस उन्हें अपने पास्ट को बेहतर ढंग से हाइड करने के लिए मोटिवेट करेगी। रूल्स का पालन करके वे एक ऐसा एनवायरनमेंट बना पाएंगे जो एक नॉर्मल स्टेप सिबलिंग्स की रिलेशनशिप जैसा होगा। कंपटीशन की इंटेंसिटी उन्हें अलर्ट रखेगी और उन्हें अपनी नई रूल्स के अनुसार एक्ट करने के लिए इंस्पायर करेगी। इन रूल्स की सीमा जानने के लिए क्यूरियस यूमे ने मुजीटो से पूछा कि क्या ये रूल्स उनके पेरेंट्स की अनुपस्थिति में भी लागू होते हैं। मुजीटो ने कंफर्म किया कि ये रूल्स हर समय लागू होते हैं। यूमे ने जोर देकर कहा कि पेरेंट्स की एब्सेंस में भी कोई भी मिस्टेक काउंट होगी। इससे उनके गेम में चैलेंज का एक और लेवल जुड़ गया, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि वे अपने बिहेवियर और कॉन्वर्जेशन के प्रति लगातार कॉन्शियस रहें। मुजीटो ने अपने कंपटीशन में फेयरनेस के इंपॉर्टेंस को समझते हुए सजेस्ट किया कि सडन डेथ से कोई फायदा नहीं होगा। इसके बजाय वे इस पर अग्री हुए कि विनर को यह डिसाइड करने का अधिकार होगा कि छोटा भाई हर बार अपनी रोल कैसे बदलेगा। इस अरेंजमेंट ने क्रिएटिविटी का टच जोड़ा और विनर को अपनी जीत को अपनी चॉइस के अनुसार एक्सप्रेस करने का मौका दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, यूमे और मुजीटो अपने स्टेप सिबलिंग्स कंपटीशन में शामिल होते गए। वे एक दूसरे पर क्लोजली नज़र रखते थे और लगातार किसी भी ऐसी गलती पर नज़र रखते थे जो उनके गेम का नतीजा तय कर सके। उनकी कॉन्वर्सेशन एक डेलिकेट डांस में बदल गई, जहां दोनों एक दूसरे से बेटर परफॉर्म करते हुए नॉर्मल स्टेप सिबलिंग्स का दिखावा करते थे। चेहरे पर मिस्चीवियस स्माइल लिए यूमे ने ताली बजाकर उनके गेम की शुरुआत का संकेत दिया। मुजीटो की कंफ्यूजन और उसे रोकने की कोशिशों को इग्नोर करते हुए वो बुक स्टोर में बुक्स की शेल्फ की ओर बढ़ गई। मुजीटो उसकी सडन हरकतों से एस्टॉनिश्ड होकर उसके इंटेंशंस को समझ नहीं पाया। उसकी नर्वसनेस को भांपते हुए यूमे ने उसकी रिएक्शन को इस बात का संकेत समझा कि उसे आखिरकार उसके द्वारा बनाए गए रूल्स की असली नेचर समझ आ गई है। उसके मन में एक संतुष्टि का भाव था, ये रियलाइजेशन करते हुए कि मुजीटो अब उनके कंपटीशन की गहराई और उससे जुड़ी चैलेंजेस को समझने लगा है। दूसरी ओर मुजीटो को निराशा का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि यूमे द्वारा बनाए गए रूल्स उसे प्रवोक करने, उसकी लिमिट्स को टेस्ट करने और ये देखने के लिए कि क्या वो इरिटेशन के बावजूद कंट्रोल बनाए रख सकता है। उसे महसूस हुआ कि स्टेप सिबलिंग्स के नॉर्मल रिश्ते से हटकर कोई भी रिएक्शन अननेचुरल माना जाएगा। उसे लगा कि यूमे ने जानबूझकर ये गेम उसे डिस्टर्ब करने के लिए क्रिएट किया है। अपनी नाराजगी को रोक ना पाने के कारण मुजीटो ने अपना असंतोष जाहिर कर दिया। उसने यूमे को एक फूलिश गर्ल कहा और ऐसे ट्विस्टेड और ट्रिकी रूल सजेस्ट करने के लिए उसकी आलोचना की। जब यूमे मुजीटो के ड्रॉवर के सामने खड़ी थी, उसका हाथ उस पर था, तो वो एक पल के लिए हेजिटेट कर गई। मुजीटो के वर्ड्स उसके मन में गूंज रहे थे, उसके दिल को झंझोर कर रख देते थे। उसने उसकी आंखों में सिंसियरिटी और वल्नरेबिलिटी देखी और ये बात उसके दिल को छू गई। मुजीटो की अपॉलॉजी की रिक्वेस्ट और सुधार करने की विलिंगनेस ने यूमे के अंदर इमोशंस का तूफान खड़ा कर दिया। वो हमेशा से स्टबर्न रही थी, पुरानी ग्रजेस दबाए बैठी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने स्टेप ब्रदर के साथ एक पीसफुल बॉन्ड चाहती थी। उसने मुजीटो की ओर देखा। उसका सरप्राइज धीरे धीरे क्यूरियोसिटी, होप और अनसर्टेनिटी के मिश्रण में बदल गया। उस पल उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग का बोझ अचानक यूमे के कंधों पर भारी पड़ गया। मुजीटो के दिल को छू लेने वाले शब्दों ने उसे उनके पुराने बॉन्ड की याद दिला दी और ये भी कि डिफरेंसेस को पीछे छोड़ना कितना ज़रूरी है। यूमे की आंखों में टीयर्स आ गए जब उसने मुजीटो के दिए हुए नाम एरिडो कुन का इस्तेमाल करते हुए जवाब देने की हिम्मत जुटाई। मुजीटो की मुस्कान चौड़ी हो गई, जो उसके अंदर की ट्रू हैप्पीनेस को दिखा रही थी। उसने यूमे के उसे एड्रेस करने के सटल चेंज को भांप लिया और ये उनके रिश्ते में एक मीनिंगफुल शिफ्ट का प्रतीक था। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो गेम से बाहर हो गई है। यूमे की क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई जब उसने सवाल किया कि उसे भी उनके गेम से बाहर क्यों माना जा रहा है। मुजीटो सॉफ्टली हंसा, क्योंकि वो उनके म्यूचुअल कनेक्शन को समझने में उसकी जेन्युइन इंटरेस्ट से प्रभावित था। उसने समझाया कि लड़ाई करना और फिर रिकंसिलिएशन की कोशिश करना सिर्फ गेम तक लिमिटेड नहीं है,
बल्कि ऐसा कुछ है जो रियल सिबलिंग्स नेचुरली करते हैं। यूमे के चेहरे पर रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन का मिलाजुला भाव था, क्योंकि उसे रियलाइजेशन हुआ कि मुजीटो ने उसे इस गेम में मात दे दी है। दूसरी ओर मुजीटो अपनी जीत पर खुश होकर एक सैटिस्फाइड मुस्कान लिए खड़ा था। उसने टीजिंग अंदाज में यूमे को उसकी चैलेंज करने की कोशिश पर चिढ़ाया और कहा कि मिस्ट्री लवर होने के नाते उनकी चॉइसेस और स्किल्स एक जैसी नहीं हैं। यूमे ने अपनी पिछली मुलाकातों और मुजीटो के बदले हुए बिहेवियर को याद करके गहरा शॉक महसूस किया। उसने उसकी इमोशंस को समझा और एक्सेप्ट किया कि वो सचमुच बदल गया है। मुजीटो ने उसे कंफर्ट और अश्योरेंस देते हुए उसके सिर पर सॉफ्टली थपथपाया और उसके लिए माफ़ी मांगी। उस पल उसने अफेक्शन से उसे ओनी कहा, स्टेप सिबलिंग्स के रूप में उनके यूनिक बॉन्ड को एक्नॉलेज करते हुए। हालांकि यूमे की रिएक्शन डिसअपॉइंटमेंट और एडमिरेशन का मिश्रण थी, क्योंकि मुजीटो एक पल में उसे टीज करता था और अगले ही पल सिंसियरली अपोलोजाइज कर लेता था। उसने अपनी आवाज़ ऊंची की और उसके बिहेवियर और इमोशंस में उतार चढ़ाव पर अपनी नाराज़गी जाहिर की। यूमे के शब्दों में इरिटेशन और अपने स्टेप ब्रदर के प्रति डीप अफेक्शन दोनों शामिल थे। हर्ट होकर यूमे ने रूम से बाहर जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे अपने थॉट्स को सेटल करने और भीतर उमड़ रहे इमोशंस को समझने के लिए कुछ समय चाहिए था। उसके जाते ही कमरा बिटर स्वीट एटमॉस्फेयर से भर गया। अनरिजॉल्व टेंशन और उनके बीच के बेटर अंडरस्टैंडिंग की एक फेंट होप का मेल था। आने वाले दिनों में मुजीटो ने अपने एक्शंस और यूमे पर पड़े इम्पैक्ट पर सोचने की इनिशिएटिव ली। उसे रियलाइज हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने की जर्नी में पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और दोनों तरफ से कंटिन्यूअस एफर्ट ज़रूरी हैं। मुजीटो ने उनके बीच की डिस्टेंस को ब्रिज करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट किए और ओपन हार्टेड कॉन्वर्जेशंस और शेयर्ड एक्टिविटीज़ के मौके तलाशने लगा। उसने यूमे के मिस्ट्री के प्रति पैशन को पहचाना और उसे डिस्कशंस में इन्वॉल्व करना शुरू किया। उसने ऐसी बुक्स और मूवीज सजेस्ट की जिनका वे साथ में मिलकर आनंद ले सकें। धीरे धीरे मिस्ट्रीज के प्रति उनका शेयर्ड लव उनके लिए एक मीनिंगफुल कनेक्शन का मंच बन गया, जहां वे एक दूसरे से जुड़ सकते थे, आइडियाज एक्सचेंज कर सकते थे और मेमोरेबल मेमोरीज बना सकते थे। बदले में यूमे ने मुजीटो के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया और उस केयरिंग और थॉटफुल भाई की झलक देखी जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी। पास्ट के घाव धीरे धीरे भरने लगे जब दोनों ने अपनी इमोशंस को ओपनली और ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना सीखा और उन मैटर्स पर डिस्कशन की जिनसे उनके बीच टेंशन पैदा होता था। अगली सुबह जब मुजीटो और यूमे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, उनके पेरेंट्स ने उनकी खूबसूरती की तारीफ की और कहा कि वो कितने ग्रेसफुल लग रहे हैं। यूमे अपनी डिसअपॉइंटमेंट छुपा न सके और बोली कि अगर वे दोनों एक ही स्कूल में होते तो शायद सब आसान होता, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपनी सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने के लिए एनकरेज किया और एक फैमिली पिक्चर के लिए उन्हें पास बुलाया। पिक्चर के लिए पोज करते समय यूमे और मुजीटो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कैमरा ने उनके चेहरों पर जेन्युइन मुस्कान कैप्चर की, जो एक नई यूनिटी का सिंबल थी। उस पल उन्हें रियलाइजेशन हुआ कि अब अजनबी बनने का दिखावा करने या फॉर्मल डिस्टेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं थी। यूमे ने मुजीटो की ओर मुड़कर इस अनडिनाइबल फैक्ट को एक्सेप्ट किया कि वे न सिर्फ स्टेप सिबलिंग्स थे, बल्कि एक ही सरनेम वाले क्लासमेट्स भी थे। इस एहसास ने उन्हें रिलीफ और एक्सेप्टेंस की भावना दी। उन्हें समझ आया कि अपनी शेयर्ड आइडेंटिटी को अपनाना और एक रियल रिलेशनशिप बनाना ही उनकी यूनिक सर्कमस्टेंसेस से निपटने का बेस्ट तरीका है। रकुरो प्राइवेट हाई स्कूल की एनर्जेटिक क्लासरूम में मुजीटो और यूमे अपने साथी स्टूडेंट्स के बीच बैठे थे और दिन भर की एक्टिविटीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यूमे ने मिस्चीवस नजरों से मुजीटो की ओर देखकर कहा कि वो अलग से स्कूल जाने का प्लान बना रही है। मुजीटो ने उसकी फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ की चाहत को समझते हुए सिर हिलाया। क्यूरोसिटी बढ़ने पर मुजीटो ने यूमे के डिसीजन पर सवाल किया और सजेस्ट किया कि उसे फ्रेंड्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उसने उसे याद दिलाया कि हाई स्कूल एक नई बिगनिंग है, खुद को रीडिफाइन करने और खुद को फुलिश मानने वाली पिछली धारणाओं को पीछे छोड़ने का मौका है। लेकिन यूमे ने कॉन्फिडेंटली कहा कि उसके पास एक सीक्रेट वेपन है, जिससे मुजीटो उत्सुक हो गया और उसके बदलाव को देखने के लिए और भी एक्साइटेड हो गया। जैसे ही सुबह की अनाउंसमेंट्स स्कूल स्पीकर्स से गूंजी, सभी स्टूडेंट्स को ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया। ऑडिटोरियम में पहुंचते ही स्टूडेंट्स ने अपनी सीट्स ढूंढी और प्रिपरेशंस को लेकर उत्साह से भर गए। सेरेमनी की शुरुआत प्रिंसिपल के वार्म वेलकम स्पीच से हुई, जिसमें उन्होंने यूनिटी और पर्सनल ग्रोथ के महत्व पर जोर दिया और स्टूडेंट्स को अपने फर्स्ट डे का पूरा आनंद लेने के लिए इंस्पायर किया। प्रिंसिपल की स्पीच के बाद ऑडिटोरियम में उत्सुकता का माहौल छा गया, क्योंकि सभी अपना इंट्रोडक्शन देने की बारी का इंतजार कर रहे थे। ओपन स्पीच का मोमेंट आ चुका था। हर स्टूडेंट के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि वे मंच पर जाकर अपने बारे में बताएं और अपने क्लासमेट्स पर इंप्रेशन छोड़ें। यूमे का दिल नर्वसनेस और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धड़क रहा था जब वो स्टेज पर जाने की तैयारी में क्यू में खड़ी थी।
उसने अपना इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से प्रिपेयर किया था और एक शाय और इंट्रोवर्ट स्टूडेंट की इमेज को पीछे छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया था। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, वो कॉन्फिडेंस से भरी स्टेज पर आई। स्पॉटलाइट उसकी रेडिएंट मुस्कान को हाईलाइट कर रही थी। अपने क्लासमेट्स को एड्रेस करते हुए यूमे ने नए कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने अपने पैशन, इंटरेस्ट्स और एस्पिरेशंस के बारे में बात की और एक लाइवली एनर्जी प्रदर्शित की जिसने ऑडियंस को आकर्षित कर लिया। यूमे के बोलते ही उसके वर्ड्स कई स्टूडेंट्स के दिलों में गूंजे और उनके करेज और कॉन्फिडेंस के लिए एडमिरेशन जाग उठी। स्पीच खत्म होते ही लड़कियों का एक ग्रुप यूमे के पास पहुंचा। उनकी आवाजें अप्रिसिएशन से भरी हुई थीं। उन्होंने मंच पर उसकी कॉन्फिडेंट प्रेजेंस और इंट्रोडक्शन के दौरान उसकी सहजता की तारीफ की। यूमे ने मॉडेस्टी से रिप्लाई किया कि उनकी धारणा पूरी तरह सही नहीं थी और कन्फेस किया कि वो अंदर से बहुत नर्वस थी। लड़कियां उसकी ऑनेस्टी और सिंप्लिसिटी की सराहना करते हुए हंस पड़ी। तभी स्कूल स्पीकर से एक और अनाउंसमेंट गूंजी, जिसमें यूमे को फर्स्ट ईयर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। अचानक बुलावे से स्टार्टल्ड होकर यूमे ने तुरंत जवाब दिया कि वो आ रही है। उसने अपने नोट समेटे, डीप ब्रेथ ली और असेंबली के सामने पहुंच गई। यूमे अपने क्लासमेट्स के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में टाइटली पकड़ा हुआ स्पीच पेपर था। जैसे ही उसने अपने सामने ईगर चेहरों को देखा, उसकी नसों में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का मिला-जुला भाव दौड़ गया। ये उसके लिए शाइन करने का मोमेंट था, गैदर्ड ऑडियंस के साथ अपने थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करने का मौका। उसने अपने स्पीच की शुरुआत एक कैप्टिवेटिंग इंट्रोडक्शन से की। उसके वर्ड्स एफर्टलेसली फ्लो हो रहे थे, जैसे ही वो चेरी ब्लॉसम्स की मेस्मराइजिंग ब्यूटी के बारे में पैशन से बोल रही थी। यूमे ने गुलाबी और सफेद पेटल्स की डेलिकेसी, हवा में उनके जेंटल डांस और चारों ओर फैली एन्चांटिंग फ्रेग्रेंस का विविड चित्रण किया। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर स्प्रिंग सीजन की उस एन्चांटिंग दुनिया में पहुंच गए। एक पल के लिए यूमे ने उदास मन से अपना ध्यान मिज़ुतो की ओर लगाया, जो उसका क्लासमेट था और जिसे उसके साथ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया था। एक मिस्चीवस स्माइल के साथ उसने मजाक करते हुए कहा कि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करके ही इतना प्रेस्टीजियस पद हासिल किया होगा। उसके प्लेफुल टोन ने उनके फ्रेंड्स को हंसा दिया, जो अच्छी तरह जानते थे कि यूमे खुद एक डेडिकेटेड और हार्डवर्किंग स्टूडेंट थी। अपने अगले वर्ड्स में यूमे ने अपनी पढ़ाई में किए गए अथक प्रयासों, टेक्स्ट बुक्स पर गहन स्टडी और लगन से असाइनमेंट पूरा करने में बिताए गए काउंटलेस आवर्स की सराहना की। उसने सक्सेस पाने के अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से इंस्पायर्ड होकर स्लीपलेस नाइट्स और सुबह जल्दी उठने की बात कही। उसके फ्रेंड्स ने जानते हुए सिर हिलाया। उन्हें याद आया कि उन्होंने उसे लर्निंग के पैशन से मोटिवेटेड होकर देर रात तक पढ़ते देखा था। यूमे ने डीप ब्रेथ ली। उसका कन्फेशन हवा में तैरता रहा। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उसने स्वीकार किया कि पढ़ाई का प्रेशर अब भी उसके अंदर बना हुआ था। उसने एडमिट किया कि हालांकि उसने खुद को अपनी पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर दिया था, लेकिन वो हमेशा दूसरों द्वारा तय की गई एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स से पूरी तरह फ्री महसूस नहीं करती थी। ये उसके लिए एक डेलिकेट मोमेंट था जब उसने अपनी इनसिक्योरिटीज को रिवील किया और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इनर स्ट्रगल्स को शेयर किया। यूमे के आसपास की लड़कियों ने उसकी हार्डवर्क और डेडिकेशन की प्रशंसा की। उन्होंने यूमे द्वारा पढ़ाई में बिताए गए काउंटलेस आवर्स, उसके द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस और उसकी एकेडमिक्स के प्रति उसकी कमिटमेंट की सराहना की। उन्होंने उसे अश्योर किया कि उसके एफर्ट्स अननोटिस्ड नहीं रहे हैं और वो वाकई में एक डिजर्विंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इसी बीच मिज़ुतो ने यूमे की कन्फेशन सुनी। उसके विचार उसकी अपनी एकेडमिक जर्नी की ओर ड्रिफ्ट करने लगे। वो हमेशा से अपनी पढ़ाई के प्रति डिलिजेंट और सिंसियर रहा था। फिर भी वो इस बात पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका कि यूमे ने उससे बेहतर ग्रेड्स कैसे हासिल किए। वो उसकी इंटेलिजेंस और एकेडमिकली एक्सेल करने की एबिलिटी की प्रशंसा करता था और सोचता था कि उसकी सक्सेस में किन फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन रहा होगा। मुसीटो के मन में कई सवाल थे। क्या ये उसकी स्टडी मेथड्स थीं, उसकी नेचुरल एबिलिटी थी या शायद कुछ और जो उसने इमेजिन भी नहीं किया होगा। जैसे ही स्टूडेंट्स अपने थॉट्स में खोए हुए थे, क्लासरूम का दरवाजा खुला और उनके टीचर ताली बजाते हुए अंदर आए और तुरंत उनका अटेंशन अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर बैठे, क्लास में एक क्वाइट ईगरनेस छा गई। वे नॉलेज और गाइडेंस को अब्जॉर्ब करने के लिए उत्सुक थे, जो ओरिएंटेशन सेशन के दौरान उनका इंतजार कर रहा था। टीचर की प्रेजेंस ने स्टूडेंट्स में एक स्ट्रक्चर और पर्पस की भावना पैदा की और उन्हें नॉलेज और ग्रोथ की उनकी शेयर्ड क्वेस्ट की याद दिलाई। ओरिएंटेशन सेशन शुरू हुआ और टीचर ने कुशलता से स्टूडेंट्स को करिकुलम के माध्यम से गाइड किया और प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस और उनके फ्यूचर इंडेवर्स के लिए उसकी रेलेवेंस पर प्रकाश डाला। उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी के महत्व पर जोर दिया और स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई क्यूरियोसिटी और ओपन माइंड से करने का आग्रह किया। टीचर ने स्कूल रूल्स, रेगुलेशंस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी।
उन्होंने एकेडमिक एक्सेलेंस, पर्सनल ग्रोथ और स्कूल के भीतर एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव कम्युनिटी के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। यूमे ने उत्साहपूर्वक एक्सेलेंस हासिल करने के अपने डिटर्मिनेशन को दोहराया। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसने उतना स्टडी नहीं किया जितना वो चाहती थी, फिर भी वो अपनी एजुकेशन का मैक्सिमम लाभ उठा सकती है। टीचर के वर्ड्स उसके दिल में गूंज उठे, उसे याद दिलाते हुए कि एकेडमिक सक्सेस सिर्फ ग्रेड से कहीं अधिक है। ये लर्निंग के प्रति लव पैदा करने, अपने होराइजन्स को एक्सपैंड करने और ऐसे वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करने के बारे में है जो लाइफ में उसके काम आएंगे। यूमे ने ध्यान से सुना, नोट्स लिए और हर वर्ड को एब्जॉर्ब किया। उसे रियलाइजेशन हुआ कि हाई स्कूल में सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ के लिए ढेरों अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं और उसने वहां बिताए समय का भरपूर लाभ उठाने का निश्चय किया। पास ही बैठा मिज़ुतो भी उसके उत्साह में शामिल था और आने वाली चैलेंजेस और अचीवमेंट्स को एम्ब्रेस करने के लिए उत्सुक था। जैसे जैसे ओरिएंटेशन सेशन समाप्त होने वाला था, स्टूडेंट्स में उत्साह और पर्पस की एक नई भावना का संचार हुआ। वे नॉलेज, एस्पिरेशंस और अपने साथियों के सपोर्ट से लैस होकर अपने जीवन के इस नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। जैसे ही ओरिएंटेशन समाप्त हुआ और स्टूडेंट्स आपस में मिंगल करने लगे, मिज़ुतो ने पाया कि उसके दो फ्रेंड्स उसके पास आए, जिनके चेहरों पर क्यूरियोसिटी के भाव थे। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया और फिर उनमें से एक ने मिज़ुतो से पूछा कि वो किस जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता है। मिज़ुतो इस रैंडम से सवाल पर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने ऑनेस्टली जवाब दिया कि वो नानजीमी मिडिल स्कूल में पढ़ता है। फिर उसने उस लड़के से पूछा कि उसने ऐसा सवाल क्यों किया। उसके फ्रेंड्स ने एक दूसरे को देखा, एक पल के लिए हेजिटेट किया और फिर अपनी वजह बताई। उनमें से एक ने कहा कि वे बस यही जानना चाह रहे थे कि क्या उसे वीडियो गेम्स पसंद हैं और अगर वो उनके साथ गेमिंग सेशन में शामिल हो जाए तो ज़्यादा फन आएगा। मिज़ुतो उनकी इस धारणा पर हल्के से हंस पड़ा। उसने कन्फेस किया कि वो कभी वीडियो गेम्स में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड नहीं रहा है और अपनी इंटरेस्ट और एक्टिविटीज़ में ही समय बिताना पसंद करता है। उसने बताया कि उसने कई बार ट्राई किया था, लेकिन उनमें उसकी रियल लाइकिंग नहीं जगी। उसके फ्रेंड्स ने उसकी बात मानकर शोल्डर्स उचकाए और टॉपिक बदल दिया। वे समझ गए कि अलग अलग लोगों की हॉबीज़ और इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। वे अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हुए गेम्स, स्ट्रैटेजीज और आने वाली रिलीजेस पर डिस्कस करते रहे। मिज़ुतो ध्यान से सुन रहा था। उसे अपने फ्रेंड्स के एक्साइटमेंट में जेन्युइन इंटरेस्ट था, हालांकि गेमिंग के प्रति उसका पैशन वैसा नहीं था। इस बीच मिज़ुतो की जानकारी के बिना दोनों दोस्तों ने यूमे को देखा और अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाए। वे मिस्चीवियस स्माइल के साथ उसके पास पहुंचे और उसके कान में फुसफुसाए, क्या ये सच है कि तुम और मिज़ुतो स्टेप सिबलिंग्स हो? उनके डायरेक्ट सवाल से चौंककर यूमे की आंखें चौड़ी हो गई और वो जवाब देने में असमर्थ हो गई। उनके शेयर्ड सीक्रेट का बोझ अचानक भारी हो गया, क्योंकि उनके पास्ट रिलेशन के उजागर होने की पॉसिबिलिटी ने दोनों भाई बहनों में बेचैनी भर दी। मिज़ुतो, जिसने संयोग से अपने दोस्तों की विस्पर्ड इंक्वायरी सुन ली थी, वहीं फ्रीज हो गया। उसके मन में कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस उमड़ने लगे। उसने पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस पर विचार किया और सोचा कि ये उनके केयरफुली मेंटेन्ड सिबलिंग रिलेशन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। अचानक से चौंक कर यूमे ने तुरंत अपना कंपोजर संभाला और दिखावे को बनाए रखने के लिए करेज दिखाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वे बस क्लोज फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। उसकी वॉइस थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसके फर्म एक्सप्रेशंस ने उनके क्यूरियस साथियों को रीअश्योर कर दिया। मिज़ुतो और यूमे ने एक दूसरे को देखते हुए चुपचाप अपनी शेयर्ड चिंता जाहिर की। वे दोनों किसी भी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन या क्रिटिसिज्म से बचने के लिए अपने असली रिलेशन को छिपाए रखने के इंपॉर्टेंस को समझते थे। उस पल इस दिखावे को बनाए रखने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। स्कूल के रेस्टरूम के पास अकेले बैठे मिज़ुतो का मन स्टेप सिबलिंग्स होने के सीक्रेट को लेकर हाल ही की घटनाओं में उलझा हुआ था। वो सोच रहा था कि कहीं यूमे ने अनजाने में ही उनकी असली पहचान रिवील तो नहीं कर दी, जबकि वे इसे हाइड करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उसे विश्वास था कि क्लासमेट्स इवेंचुअली सच जान लेंगे, फिर भी उसे ये सोचकर हैरानी थी कि यूमे ने शायद ओपनली कुछ कह दिया हो। जब मिज़ुतो इस सिचुएशन पर सोच रहा था, तभी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप वहां से गुजरा और कैजुअल बातें करने लगा। उनकी बातें सुनते हुए मिज़ुतो का ध्यान तब खींचा जब उनमें से एक ने यूमे का नाम लिया और उसे बहुत क्यूट कहा। मिज़ुतो इस रिमार्क पर मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। उसे प्रोटेक्टिवनेस और इरिटेशन का मिला-जुला एहसास हुआ। उसे यह अम्यूजिंग लगा कि अब बाकी लोग भी यूमे के चार्म को नोटिस करने लगे हैं, मानो उन्हें अचानक वो चीज़ पता चल गई जो उसे पहले से मालूम थी। इसी बीच स्कूल के दूसरे हिस्से में मिज़ुतो के दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे थे।
उनमें से एक ने यूमे के प्रति अपना अट्रैक्शन इजहार करते हुए कहा कि उसे फर्स्ट साइट में ही उससे प्यार हो गया था। दूसरे फ्रेंड ने उसकी इंटेंशंस जानने की क्यूरियोसिटी में पूछा कि क्या उसकी प्लानिंग मिजुतो के करीब आने की है। उसने कंफर्म किया कि यूमे से डायरेक्टली बात करने पर शायद रिजेक्ट हो जाए, और उसका मानना था कि मिजुतो के करीब आने से उसे इनडायरेक्टली यूमे तक पहुंचने का मौका मिलेगा। जब मिजुतो ने रेस्टरूम में उनकी ये कॉन्वर्सेशन सुनी तो उसका डाउट पक्का हो गया। वे यूमे तक पहुंचने के लिए उसे इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे थे। मिजुतो को फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट का मिला जुला एहसास हुआ। उसे खटक रहा था कि उसके फ्रेंड्स सच में उसके दोस्त हैं या सिर्फ बहाना बनाकर उसके सिस्टर के करीब आना चाहते हैं। ये रियलाइजेशन उसे चुभ रही थी कि उनकी सडन इंटरेस्ट केवल यूमे की वजह से थी। उस दिन स्कूल खत्म हुआ और सब अपने घर चले गए। घर पर अपने रूम में यूमे को देखकर मिजुतो और कंफ्यूज हो गया। उसने दरवाजा बंद किया और चिंतित स्वर में पूछा कि वो वहां क्या कर रही है। यूमे ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा और कहा कि वो अर्लियर हुई घटना पर बात करना चाहती है। उसने सॉफ्टली पूछा कि क्या मिजुतो उन लोगों के बिहेवियर से परेशान है। धीरे धीरे मिजुतो का कंफ्यूजन क्लियर हुआ और उसने सिर हिलाकर एग्री किया। उसने एडमिट किया कि उसे बुरा लगा कि लोग उसे केवल एक जरिया समझते हैं यूमे तक पहुंचने का। उसकी वॉइस में हल्की झुंझलाहट थी। यूमे की एक्सप्रेशन भी डिटर्मिनेशन से भरी थी। उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में कहा कि वो लोग उसकी दोस्ती का मिसयूज करना चाहते हैं क्योंकि उनमें सीधे बात करने की करेज नहीं है। मिजुतो ने उसकी बात से सहमति जताई। उसने उसे समझाया कि ऐसे लोग ध्यान देने के लायक नहीं हैं, लेकिन यूमे ने रहस्यमय तरीके से कहा कि वे चाहे किसी लायक ना हो, पर तुम मेरे लिए जरूर लायक हो। यह सुनकर मिजुतो उलझ गया और सवालों में खो गया। अगली सुबह दोनों साथ स्कूल जा रहे थे। माहौल में ऑकवर्ड साइलेंस थी। मिजुतो ने अचानक उसे रोककर हे कहा। यूमे ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मिजुतो ने उसे याद दिलाया कि वे दोनों ने अलग अलग स्कूल्स में डिस्टेंस मेंटेन करने पर एग्री किया था। यूमे चुप रही और जमीन पर नजरें गड़ाए रखी। मिजुतो सोच में पड़ गया कि क्या यूमे का मन बदल गया है। जैसे ही वे स्कूल पहुंचे, मिजुतो के दो फ्रेंड्स मिले और उसे बाहर घूमने का इनवाइट दिया। तभी यूमे ने मिजुतो का हाथ पकड़ लिया और सॉफ्टली कहा कि उन्हें अकेले बात करनी है। दोनों फ्रेंड्स ये देखकर हैरान रह गए और कुछ पल बाद हकलाते हुए पूछा कि क्या वे सचमुच सिबलिंग्स हैं। यूमे ने सिर हिलाकर एक्सेप्ट किया और थोड़े शर्मिंदे लहजे में बोली कि शायद उसे सिबलिंग कॉम्प्लेक्स हो गया है। मिजुतो उसकी साहसिक हैंडलिंग देखकर चौंक गया। उसके ऑनेस्टी और अफेक्शन ने मिजुतो को प्रभावित किया। दोस्त थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, अगर ऐसा है तो बेटर उन्हें अकेला छोड़ दो। वे वहां से चले गए, मिजुतो और यूमे को अकेला छोड़कर। मिजुतो ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। शाम को घर पहुंचकर यूमे ने बताया कि उनकी मां और मिनेकी देर से आएंगे। मिजुतो ने डिनर बनाने का जिक्र किया और फ्रिज से एग और फिश निकाली। यूमे क्यूरियोसिटी से उसे देख रही थी। मिजुतो ने प्लेफुल स्माइल के साथ कहा कि कुकिंग उतना कठिन नहीं है। यूमे ने टीज करते हुए कहा कि वो देखना चाहती है कि वो क्या बनाएगा। मिजुतो ने मजाक किया कि यूमे खुद बहुत खराब कुक है। उसने आगे कहा कि फ्रिज में चिकन ब्रेस्ट भी है और उसी की ओर इशारा करते हुए मजाक में बोला, ब्रेस्ट के बारे में क्या है। यूमे इस अचानक कमेंट से चौंक गई और रिफ्लेक्स में अपनी चेस्ट पकड़ ली। मिजुतो उसकी इस रिएक्शन पर हैरान रह गया और पूछ बैठा कि इसमें ऐसा क्या था।